हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज का नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लीव किया था उसके आगे से। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। देयर फॉर अ नंबर ऑफ कॉजेज़ फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया कि भारत में जो इतनी व्याप्त गरीबी फैली हुई है उसके बहुत सारे कारण हैं। One historical reason is the low level of the economic development under the British colonial administration कि सबसे पहला या हम ऐतिहासिक कारण जो ढूंढें कि किस तरह से हमारी देश में गरीबी की समस्या आई, तो उस समय हम कह सकते हैं कि उस समय में जो ब्रिटिशर्स के समय में जो हमारा आर्थिक विकास की जो गति थी वो बहुत ही कम थी, या लेवल स्तर जो है वो बहुत कम था। और ये कहें कि जो उनकी पॉलिसी थी, जो हम कहें कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था या डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ लाइक टेक्सटाइल था, तो उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया था कि उनको बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया, उनको डीमोटिवेट किया था, तो जिसकी वजह से काफ़ी कम जो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस समय में हुआ। या हम कहें कि द लो रेट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस्ड अनटिल द 1980s कि 1980s की अगर हम बात करें तो 1980 के जो दशक की हम बात करते हैं, तो उस समय हमारी जो ग्रोथ लो रेट थी वो भी कम थी। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही कम डेवलप हुई एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। और उस समय में जो आपकी जो इनकम की जो ग्रोथ रेट थी, आय का जो स्तर था, वृद्धि स्तर था, वो भी बहुत कम था। फिर हम बात करें, दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और इसी के साथ में जनसंख्या जो है वो क्या हो गई, उसका स्तर इंक्रीज़ हो गया एंड द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। और इन दोनों ही कारणों से यानी इकोनॉमिक जो था हमारा ग्रोथ रेट थी वो भी कम हो गई, प्लस हमारी जो पॉपुलेशन रेट थी वो हाई हो गई। तो इन दोनों रीजंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, एक साथ रखते हैं, तो इन दोनों का इफ़ेक्ट पड़ा कि प्रति व्यक्ति आय जो थी वो बहुत कम हो गई। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, दोनों ही तरह से हमारे फेलियर्स हुए। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कि ना तो हमारी इकोनॉमिक आर्थिक वृद्धि हुई, और पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी जो है हमारी जनसंख्या नाकामयाब रही, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे गरीबी की जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन कि जिस तरह से सिंचाई के साधनों में रिवोल्यूशन हुआ या ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हुई, मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें बहुत सारे जो जॉब के हम कहें कि अवसर हैं वो निर्मित किए गए। द इंडस्ट्रीज़ बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स डिड प्रोवाइड सम जॉब्स। दोनों ही सेक्टर, चाहे निजी हों चाहे सरकारी हों, दोनों में जो है हमें कहें कि रोज़गार मुहैया करवाया गया है। डिड प्रोवाइड सम जॉब्स बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स, लेकिन ये उन सब लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थे जो नौकरी की तलाश में थे। अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन द सिटी। तो जो लोग शहरों में प्रॉपर काम नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मैनी पीपल स्टार्ट वर्किंग एट रिक्शा पुलर्स, रिक्शा ढोने लगे, कुछ वेंडर्स बन गए, सामान उठाने वाले बन गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन गए, कुछ घर के कामकाज करने लगे, सर्वेंट्स बन गए। दे स्टार्ट लिविंग इन द स्लम एरियाज। अब ये कहें कि ना तो वो उनकी आय इतनी थी और इरेगुलर जॉब्स थे, तो इस वजह से वो एक्सपेंसिव जो हाउसेस थे उनमें नहीं रह पाए थे। तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट लिविंग इन द स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़। तो उन्होंने शहर से बाहर जो स्लम एरिया था, बस्ती का जो एरिया था, झुग्गियों का जो एरिया था, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, लार्जली अ रूरल फिनोमिना ऑल्सो बिकेम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। तो ये जो रूरल जो लोग थे, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, जो शहरों में काम की तलाश में आए थे और वहाँ पे उन्हें प्रॉपर काम नहीं मिला, इर्रेगुलर काम मिला, जिसमें कि सैलरी भी उनकी फ़िक्स नहीं थी, तो इसकी वजह से ये एक शहरी क्षेत्र का जो हम कहें कि एक बहुत बड़ा विशेषता बन गई कि इस तरह के लोग जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स, दूसरी विशेषता अगर हम कहें कि गरीबी की रेट्स जो हाई हैं उनका कारण क्या है, ह्यूज इनकम इनक्वालिटीज़ कि एक बड़ी असमान आय जो है वो भी गरीबी का कारण बनती है। वन ऑफ द मेजर रीजंस, एक बड़े कारणों में अगर हम बात करें, फॉर दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज कि हम लोगों के बीच में जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो भी अनइक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, और फिर हम कहें कि जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसकी वजह से भी जो है गरीबी
बहुत बड़े लेवल पे डेवलप होती है। फिर हम कहें डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज़, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं वी आर नॉट एबल टू बी टैकल द इशू इन मीनिंगफुल मैनर, जिनका हम सही मायने में उनको हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। मेजर पॉलिसी initiatives like the land reforms which aim at redistribution of asset in rural areas have not been implemented properly। कि अगर हम जो बड़ी पॉलिसीज़ हैं जिनका इनिशिएटिव ये है, जिनका उद्देश्य ये है कि जो गाँव के अंदर जो ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और सबको इक्वली ज़मीन दी जाए, लेकिन हम इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट जो है नहीं कर पाते हैं, लागू नहीं कर पाते हैं एंड इफ़ेक्टिवली, और ना ही प्रभावी तरीके से लागू कर पाते हैं बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। और हम कहें कि बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, उनके पास में जो ज़मीनी जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं है, बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। और ये भी भारत में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, अगर हम सही तरीके से सभी नीतियों को लागू करें, कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पीपल पुअर्स। कि तो अगर हम इन सभी नीतियों को ढंग से लागू करते हैं, इफ़ेक्टिवली लागू करते हैं, तो हो सकता है कि जो मिलियंस ऑफ जो रूरल जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण तबके के जो गरीब लोग हैं, उनका शायद हम सुधार कर सकें उनके लाइफ स्टैंडर्ड में। मैनी अदर सोशियो कल्चर, कई सारे ऐसे सामाजिक जो सांस्कृतिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी, जो कि गरीबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल social obligations and observe religious ceremonies, people in India including the very poor spend a lot of money. Small farmers need money to buy agriculture inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. Since poor people hardly have any savings, they borrow unable to repay. Because of poverty they become victims of the indebtedness. So the high level of indebtedness is both the cause and effect to पॉवर्टी। कि क्या होता है कि समाज और संस्कृति को निभाने के लिए जो गरीब लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी जो सेरेमनीज़ होती हैं, जो उत्सव होते हैं, उनमें बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं और उनके पास में उतना पैसा खुद के पास नहीं होता, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं। इसी तरीके से गरीब किसान जो होते हैं उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता, एग्रीकल्चर टूल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं उनको ख़रीदने के लिए, तो वो बड़े ज़मींदारों से क्या करते हैं, पैसा उधार ले लेते हैं और ज़िंदगी भर उनका पैसा जो है उतारते रहते हैं। तो इस तरह से जो उनकी एक्चुअल सिचुएशन होती है वो उससे भी बदतर हो जाती है, यानी वो और गरीब होते चले जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंटी पॉवर्टी मेजर्स, कि गरीबी को रोकने के कौन से उपाय हैं। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, कि भारत की जो विकास की जो नीति तैयार की गई है उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य ये रखा गया है कि किस तरीके से गरीबी को हटाया जाए। The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on the two planks. दो चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि एक तो हमें आर्थिक वृद्धि पे ध्यान देना है, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और दूसरा कि गरीबी हटाओ के प्रोग्राम्स जो हैं उनको रन करना, उनको टारगेट करना। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप द अर्ली 80s, अगर 80 के दशक से लेकर हम देखें तो पिछले 30 सालों में देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, तो प्रति व्यक्ति आय में कुछ वृद्धि हुई है एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, लेकिन गरीबी में कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। ऑफिशियली poverty estimate which were about 45% in the early 1950s, कि अगर हम बात करें तो 1950s में 45% जो है गरीबी थी, remained the same 7 even in the early 80s, और 50s में भी यही थी, 80s में भी यही है। Since the 80s इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि हम बात करें कि 80s में हमारी जो इकनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोथ उसने की। The growth rate jumped from the average of about 3.5% a year of 70s to about 6% during the 80s and 90s, कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 3.5% से जंप करके 6% पे आ जाती है 80s और 90s में। बट द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प सिग्निफिकेंट इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, तो यहाँ पे ये जो रेट्स इंक्रीज़ हुई थी, इन इंक्रीजिंग रेट से गरीबी में कुछ इफेक्ट होना चाहिए था। फिर हम देखें तो देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ
widen opportunities and provide the resources needed to invest in human development. This also encourage people to send their children, including the girl child, to school in the hope of getting better economic returns from the investing in education. तो जब हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब हम क्या समझे कि एक व्यक्ति जो है वो अपने फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करेगा, एज प्लस वो इस चीज़ के बारे में सोचेगा कि उसके जो भी चिल्ड्रंस हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, उसको वो क्या करेगा, स्कूल भेजेगा। किस चीज़ के लिए भेजेगा? ताकि उसको आज जो वो उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन फ्यूचर वो उसको रिटर्न में मिलेगा। हाउ एवर पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इन हम ये कहें कि इन अपॉर्चुनिटीज़ का, इन अवसरों का सीधा सा जो है उनको वो उपयोग नहीं कर पाए, उनका वो फ़ायदा नहीं ले पाए, क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से डेवलप्ड हुई। मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके साथ ही अगर हम कहें कि जो इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रोथ हुई है, दिस हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पोवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन द विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जिसका फ़ायदा किसको मिलना चाहिए कि जो लोग गरीब हैं और जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। इन दीज सर्कमस्टांसिस, और इन परिस्थितियों में देयर इज़ अ क्लियर नीड फॉर द टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ऑल्दो देयर आर सो मैनी स्कीम्स which are formulated to affect poverty directly और indirectly। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बनाए गए हैं, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको टारगेट करते हैं, किसको इफेक्ट करते हैं, पॉवर्टी को। सम ऑफ दैम आर वर्थ मैंशनिंग, उनमें से कुछ जो है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 एम्स, और इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया, कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का काम दिलाना और उसे प्रॉपर मजदूरी उस समय में मिलना, यह अश्योर किया गया, ये इसका एम रखा गया। देन इट ऑल्सो एम टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, और इससे ये भी निश्चित किया गया कि इससे हम जो डिफॉरेस्टेशन आ रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, उसको भी हम रोकें। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन, और इसमें 1/3 जो जॉब थे, जो नौकरियां थी, वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी गई। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो इसके अंदर हम ये कहें कि करीबन 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स लोगों को जॉब दिया गया। द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर 23%। इसमें औरतों का हिस्सा जो है वो 23% रखा गया, 17% एंड 53% रिस्पेक्टिवली। और इसी तरीके से जो है SC हैं, ST हैं और वुमेन्स हैं, इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो फाइनलाइज किया गया। जैसे हम कहें कि SC के लिए 23, ST के लिए 17 एंड 53% जो है फॉर द रिस्पेक्टिवली वुमेन्स। द एवरेज वेजेस हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 65 इन 2006-5 टू 132, और इस योजना के तहत जो है 65 रुपये जो है 2006-07 में इनकम सैलरी रखी गई, वेजेस रखा गया, लेकिन 13-14 की जो साल थी उसमें इस सैलरी को बढ़ाकर 132 रुपये कर दिया गया। रिसेंटली इन मार्च 2018, और अभी की हम बात करें तो 2018 में द वेज रेट, जो मजदूरी रेट है फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जिनके पास में जो मजदूर हैं, जिनको कोई काम नहीं आता है, जिनको अनस्किल्ड हैं, हैज़ बीन रिवाइज्ड, उसको दोबारा उस पर विचार किया गया स्टेट वाइज और राज्य के स्तर पर भी किया गया। द रेंज ऑफ वेजेस रेट फॉर द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज लाई बिटवीन 281 पर डे फ्रॉम द वर्कर्स इन द हरियाणा में ये जो है एक दिन का जो है 281 रुपये लोगों को मिल रहा है। वहीं हम बात करें कि बिहार और झारखंड में 168 रुपये ही लोगों को पर डे मिल रहा है। इसी के अंदर अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना जो है इज़ अनदर स्कीम विच स्टार्टेड इन 1993, जो कि 1993 में शुरू की गई थी, और इसका जो एम था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, की स्वयं रोजगार की जो योजनाएं, जो नीतियां हैं, उनको लागू करना फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए। यूथ इन द रूरल एरियाज एंड द स्मॉल टाउन्स, कि जो लोग गाँव में रह रहे हैं और जो छोटे टाउन्स में रह रहे हैं
उन और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये स्वरोजगार योजना लागू की गई। दे आर हेल्प इन सिटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। उनकी सरकार ने मदद की छोटे छोटे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने के लिए। इसी तरीके से हम बात करें तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वॉज लॉन्च इन 1995। इसको 1995 में लॉन्च किया गया था और इसका जो एम है क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स, कि छोटे छोटे गाँव में कस्बों में जो है रोज़गार के अवसर मुहैया करवाना है। टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स, और इसमें टारगेट रखा गया कि 25 लाख नए जॉब जो है नौकरियां जो है उनको सेट किया जाएगा। अंडर द 10th 5-year प्लान, और अगर हम 10वीं हमारी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन 1990। ये 1999 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रोग्राम एम, और इस प्रोग्राम का एम था एट ब्रिंगिंग द असिस्ट पुअर फैमिलीज़, की जो गरीब परिवार हैं अबव द पॉवर्टी लाइन, और जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर हैं, बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार करें थ्रू अ मिक्स बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। और उन्होंने सरकार ने भी उनको कुछ सब्सिडी दी ताकि वो अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो कलेक्ट करें। अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना लॉन्च्ड इन 2000 में जो है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना भी चालू की गई। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट, और इसमें केंद्र ने भी अपनी भागीदारी निभाई टू द स्टेट्स फॉर द बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इन सब क्षेत्रों में काम करने के लिए रोज़गार मुहैया करवाए गए। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम एंड अंत्योदय अन्न योजना, ये भी जो है सरकार ने लागू की अबाउट विच, और इसके अंदर यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये जो योजना है इसे और हम डीपली जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स, और इन सभी प्रोग्राम्स के जो रिजल्ट रहा, जो परिणाम रहा, हैव बीन मिक्स्ड, मिला जुला सा था। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज़ द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, और इस चीज़ का कारण ये रहा कि इनका मिला जुला सा रिज़ल्ट हमें इसलिए मिला क्योंकि इनको जो लागू किया गया वो इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं था, अच्छे तरीके से लागू नहीं किया गया, एंड राइट टारगेटिंग, और जो उनका जो टारगेट बनाया गया था वो अचीव नहीं कर पाए। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स जो है वो क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, एक के बाद एक स्कीम, तो ये ओवरलैपिंग हो गई। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स, कि इन स्कीम्स के जो अच्छे फ़ायदे थे, जो मिलना चाहिए था, जिसको इंटेंशन बनाया गया, जिसको उद्देश्य माना गया, आर नॉट फुली रीच टू द डिज़र्विंग पुअर्स, जो वास्तव में जो गरीब लोग थे, जो डिज़र्व करते थे इनके बेनिफिट्स को, उनको इनका फ़ायदा नहीं मिला। देयरफॉर मेजर एम्फेसिस इन रिसेंट ईयर्स, और इसलिए अब वर्तमान में जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल पॉवर्टी एलिवेंट प्रोग्राम्स, कि जितने भी गरीबी से जुड़े हुए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनको मॉनिटर करना, उनको ऑब्जर्व करना कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्या वास्तव में गरीब लोगों तक वो चीज़ पहुंच रही है। अ चैलेंज अहेड, चुनौती अभी भी है। पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, मानते हैं कि गरीबी धीरे धीरे भारत में कम हो रही है, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस, लेकिन जो प्रोग्रेस हो रही है, पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडिया, आज भी भारत में गरीबी जो है रिमेन कर रही है। मोस्ट कंपेलिंग चैलेंजेस वाइड डिस्पैरिटीज़ इज पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज अमंग डिफरेंट स्टेट्स, तो अलग अलग राज्यों में हम बात करें तो अलग अलग तरह की जो गरीबी है वो हमें देखने के लिए मिलती है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक ऐसे ग्रुप्स हैं जो गरीबी को दूर करने के लिए आगे आ रहे हैं। पॉवर्टी रिडक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन जो है, गरीबी अगर कम होती है, इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक, तो हम ये आशा करते हैं कि बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, तो हो सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अगले 10 से 15 सालों में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगी। दिस वुड बी पॉसिबल, ये संभव है ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हमारी अच्छी जो है बहुत अच्छी हम ये कहें कि एक आर्थिक वृद्धि होती है। इंक्रीजिंग स्ट्रेस और यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, की जो फ्री एजुकेशन है वो यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन है वो लोगों तक पहुँचे। डिक्लिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी जनसंख्या कम होनी चाहिए।
इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण होना जरूरी है, एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और विशेषकर उन सेक्शंस में, उन वर्गों में जो हमारे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग हैं। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन दें पॉवर्टी की, however captures only a limited part of what poverty recalls means to people, कि बहुत ही कम लिमिटेड पार्ट जो हम उसका यूज़ कर पाएंगे। इट इज़ अबाउट अ मिनिमम सब्सटेंसेस लेवल ऑफ द लिविंग रादर दैन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, यानी बहुत जो एक रीज़नेबल लेवल होता है, यानी जितनी हमारी ज़रूरतें होती हैं उतनी भी अगर एक व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता है तो ही हैज़ टू बी डिजर्विंग इन द पॉवर्टी। मैनी स्कॉलर्स, कई सारे विद्वांस हैं, एडवोकेट्स हैं, दैट वी मस्ट बोर्डन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, कि मनुष्य की जो गरीबी है उसको अगर हम देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को खाना खिलाते हैं, बट डू दे हैव एजुकेशन और शेल्टर, लेकिन क्या उनके पास में घर है, शिक्षा है, क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर वो जागरूक हैं, और जॉब सिक्योरिटी, क्या उनके पास में जॉब है, रोज़गार है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और क्या उनमें आत्मविश्वास है। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो जाति से और लिंग का जो भेदभाव है क्या वो उससे परे हैं। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, लेकिन आज भी हम देखें तो बच्चों का जो लेबर है, बाल जो मजदूरी है वो आज भी बहुत कॉमन है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस, पूरे विश्व का ये अनुभव है, शो दैट विद डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के साथ हम अनुभव करें, द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट पॉवर्टी ऑल्सो चेंज, तो पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है वो भी हम कहें कि चेंज होती जा रही है। एडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज़ ऑलवेज मूविंग टारगेट, गरीबी हटाना जो है वो हमेशा से ही एक टारगेट रहा है, एक एम रहा है। होपफुली, उम्मीद करते हैं, वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड्स, कि अगले दशक तक शायद हम हर एक व्यक्ति की जो मिनिमम नीड्स हैं उन्हें हम पूरा कर पाएँ। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी द बिगर चैलेंज, लेकिन ये टारगेट जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, दैट स्टिल रिमेन, जो आज भी बना हुआ है, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी, कि आज हमें स्वास्थ्य शिक्षाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, जॉब है, रोज़गार जो है फॉर ऑल, इस चीज़ें सब के लिए होनी चाहिए। एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, और जहाँ महिला और पुरुष की बात आती है दोनों इक्वल होने चाहिए। एंड डिग्निटी फॉर द पुअर, गरीब लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। दीज विल बी बिगर टास्क, और ये हमारे सामने बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमें आने वाले दशकों में पूरा करना है। सो आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।